जय हिंद दोस्तों। पहली जॉब एक मेरा स्टार्टअप है जिसमें मैंने ये एम रखा है कि मैं उन सबको मदद कर सकूं जिन्हें कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, जिन्हें कोई मदद करने के लिए नहीं है, जिन्हें कोई सही से गाइड करने के लिए नहीं है कि किस तरीके से उन्हें उनकी पहली जॉब तक पहुंचाया जाए। इसलिए ये पहली जॉब नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया ताकि उन सबको मैं हेल्प कर सकूं जिनके पास कोई भैया, कोई चाचा, कोई ताऊ या फिर कोई नहीं है बताने के लिए कि क्या सच में ज़रूरत है पहली अपनी नौकरी लेने के लिए, पहली जॉब लेने के लिए। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के सिलेबस के बारे में। इंडियन एयरफोर्स का जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 में एम रख कर कि 2025 में वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ज्वाइन कर लेंगे, उनके लिए ये वीडियो है। उनको मैं बताने वाला हूँ ये नया सिलेबस जो इंडियन एयरफोर्स एज अ अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कि क्या है ये नया सिलेबस। इस विषय पे टॉपिक है और आज मैं चाहूँगा कि ये वीडियो को मैं विद इन 10 मिनट ख़त्म करूँ। मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, ये जो चेहरा देख रहे हैं ये मैं हूँ। मैं पिछले 9 वर्ष से इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं बाकियों को भी मोटिवेट कर सकूँ अपने पहले जॉब पे लैंड करने के लिए। अगर वो उनका एम इंडियन एयरफोर्स है, या तो आप आईएएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, या फिर आप आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या फिर आप नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या फिर आप किसी भी पैरा मिलिट्री के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। ये जो पहली जॉब हमने स्टार्ट किया है, ये चैनल ही इसलिए बनाया गया है ताकि उन सबको हेल्प की जाए जिन्हें अपनी पहली नौकरी की बेसब्री से इंतज़ार है। तो आज इस वीडियो में हम सिलेबस की बात करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा पॉइंट होगा कि क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है अग्निवीर बनने के लिए, क्या एज लिमिट है, अदर क्वालिफ़िकेशंस क्या, जैसे फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एंड बात करेंगे सिलेबस इन 2025 में सिलेबस क्या रहेगा एज अग्निवीर ज्वाइन करने के लिए। मैं इस सारे टॉपिक्स पे बात करना चाहता था पहले, फिर मैं सिलेबस पे आना चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये सारी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, एज क्या है, अदर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब उन्हें पता है, या फिर आप मुझे बाद में बताइए, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैं सिलेबस जान सकूँ। इन सिलेबस को देखकर मुझे ये समझ में आएगा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो मैं इसलिए सबसे पहले सिलेबस की बात करने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने ये डिमांड रखा था कि पहले मुझे सिलेबस के बारे में बताओ। ठीक है, सिलेबस से पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहा है लोगों का कि ये पैटर्न ऑफ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम है वो चेंज हो गया है और 3 काइंड ऑफ सिलेबस है। यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए गए हैं। ये साइंस है, एक अदर देन साइंस है और एक साइंस एंड अदर देन साइंस है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये 3 ग्रुप क्या है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। हिस्ट्री इन सेंस 2021 से पहले, अग्निवीर आने से पहले क्या था। अगर आप 2021 से पहले की बात करें तो ये जो साइंस वाले बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे ये जो नेम ऑफ द ग्रुप है इसे हम कहते थे एक्स ग्रुप। ठीक है, और अदर देन साइंस वाले जो ग्रुप थे ये थे वाई ग्रुप। और साइंस एंड अदर देन साइंस, जो बच्चे साइंस से पढ़े हैं लेकिन वो वाई ग्रुप का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एक्स ग्रुप का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन था कि वो दोनों का एग्ज़ाम दे सकते थे। तो ये एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप का एग्ज़ाम देते थे। वो अगर एक्स में क्वालिफाई कर गए तो एक्स को ज्वाइन करेंगे, अगर वो वाई को क्वालिफाई कर गए तो वाई को ज्वाइन करेंगे। ऐसा होता था। ये नहीं होता है कि आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हो, आप किसी एक को ही ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये एक्स ग्रुप का बेनिफिट क्या है, इसे हम बोलते थे टेक्निकल ट्रेड। ठीक है, ये टेक्निकल ट्रेड होता था, इसलिए इसमें साइंस स्ट्रीम को प्रीफर किया जाता था, इसलिए सिलेबस में इसके मैथ्स और फिजिक्स हुआ करता था। जो अदर देन साइंस था इन्हें हम कहते थे नॉन टेक ट्रेड। ठीक है, ये जो नॉन टेक ट्रेड था ना, इसमें आप देखो, इसमें कहीं आपको फिजिक्स जैसी कुछ चीज़ नहीं दिखेगी। ये जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग जो था, ये आप देखो यहाँ पे, ये इंग्लिश, इसमें मैथ्स भी आता था। ये जनरल अवेयरनेस में जीके भी आता है और इंग्लिश तो इंग्लिश है ही। ठीक है, और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं था। आप अगर, मैं अभी सिलेबस की बात करूंगा फिर से। एक्स वाई में क्या था, इन दोनों को सिलेबस को मर्ज करके एग्ज़ाम लेते थे। देखो आप, यहाँ मैथ्स, यहाँ मैथ्स, ठीक है, यहाँ इंग्लिश, ये देखो यहाँ इंग्लिश और यहाँ इंग्लिश।
अब यहाँ आप देखो, यहाँ भी 20 मार्क्स का इंग्लिश हुआ करता था और वाई ग्रुप में भी 20 मार्क्स का, लेकिन अब दोनों आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी 20 ही मार्क्स का इंग्लिश होगा आपका। लेकिन मैथ्स देखो, यहाँ पे मैथ्स 25, यहाँ भी 25। फिजिक्स की अगर बात करें तो देखो, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25। तो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। जो कॉमन था इन दोनों में वो था इंग्लिश। ठीक है, आप देखो इन दोनों में जो कॉमन था ना वो था इंग्लिश, यहाँ भी, यहाँ भी। अब जब एक्स वाई दोनों का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश ऐसा नहीं कि 2 बार हो रहा है, आपका 20 ही मार्क्स का इंग्लिश हो रहा है। तो इसीलिए 70 + 50 120 हो रहा था। लेकिन ये जो 20 मार्क्स यहाँ दोनों कॉमन थे इन दोनों इंग्लिश के, इसको इस 20 से हटाकर 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या हो रहा है कि आप दोनों को एग्ज़ाम दे रहे हो, साइंस वाले भी दे रहे हो और अदर देन साइंस वाले भी दे रहे हो। आप जो भी क्वालिफाई करते हो आप उसमें जिसमें फिट बैठोगे आप उसको ज्वाइन करोगे। तो यहाँ बेनिफिट किसको हो रहा है? साइंस वाले को हो रहा है। साइंस वाले के पास क्या है, 2 ऑप्शंस है, एक तो एक्स में आने का और एक वाई में आने का। आप एक ही एग्ज़ाम दो, आप दोनों को क्वालिफाई करते हो तो जिसमें ज़्यादा अच्छा नंबर रहेगा आप उसको ज्वाइन करोगे। अगर आप एक में मान लो कि फेल हो जाते हो तो दूसरे में अगर पास हो रहे हो तो दूसरे को ज्वाइन कर लोगे। तो एक्स ग्रुप वाले को थोड़ा सा एज मिलता है यहाँ पे, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको थोड़ा एज मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन सारे सिलेबस के बारे में। ठीक है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है, मैथ्स का क्या सिलेबस है, फिजिक्स का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, इन सब सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर का सिलेबस जो है इंग्लिश के लिए क्या है। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक आप सामने देख रहे हैं ना, ये फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स आप जानते हो ना, बिल्कुल आप उसी तरीके से इसको समझो, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जानते हो, दिस इज एडवर्ब। पैराग्राफ कंप्लीशन, ठीक है, अगर पैराग्राफ कंप्लीशन क्या है, जैसे मान लो कि एक पैरा दिया हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश सेक्शन इंक्लूड्स वेरियस टॉपिक्स दैट मस्ट बी कवर्ड। अगर फिलर्स की बात करें कि फिलर्स क्या होगा, तो ये क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ डैट हटा दें, ठीक है, और आपको क्या बोलेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स करो यहाँ पे, तो ये हो गया फिलर्स का क्वेश्चन। अगर पैराग्राफ कंप्लीशन क्या है कि एक पैरा दे रखा है यहाँ पे, बोलेगा आपको नेक्स्ट, एक पैरा दे दिया यहाँ से, द इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर सिलेबस फॉर द सेक्शन इंक्लूड्स, यहाँ तक एक पैरा दे दिया, बोलेगा आपको नेक्स्ट का ये लिखने का, ये पैराग्राफ हो गया। टेंसेज आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रीपोजिशंस, फिर से वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आप देखो यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ गया आपको, एंटोनिम, साइनोनिम्स, वो कैब आ गया, ग्रामेटिकल एरर्स, डिटर्मिनर्स। क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम आगे इसकी बात करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन और ये पैराग्राफ कंप्लीशन आपको दोनों सेम ही चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलरली क्या है, एक स्टोरी दिया जाएगा आपको, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन बोलते हैं, मतलब पढ़ो और पढ़ के जवाब दो। मैथ के सिलेबस की अगर बात की जाए तो मैथ्स बड़ा ही सिंपल है, बेसिकली अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पूछा जाता। आप देखो टाइम एंड वर्क, ए अगर इतने दिनों में काम करता है, बी इतने दिनों में काम करता है, तो दोनों मिलकर काम करने आते हैं, तो फिर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे वो। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे सीआई आप जानते हैं, अगर सीआई है तो एसआई भी होगा। आप देखो सिंपल इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, परसेंटेज भी है यहाँ पे, एवरेज है, नंबर सीरीज, मिक्सड एंड एलिगेशन, ये आपको पता हो कि 2 पोटली है या फिर इसमें तेल है, इसमें पानी है, एक नया बन रहा है, इसमें 2 मग निकाला, इसमें से 1 मग निकाला और इसमें डाला, तो ये मिक्सड एलिगेशंस का। पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क दोनों सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये तीनों समझो सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन एक नया टॉपिक होगा आपके लिए ये, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, मैं इस पर बात करूँगा। पार्टनरशिप भी थोड़ा नया हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिक्स का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस में भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा रेडी नहीं यार, तो बड़ा 11, 12 या फिर रॉकेट साइंस पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा पूछा जाता है। बस इसमें थोड़ा 11th को खींच कर लाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली 8 क्लास, 9 क्लास और 10th क्लास का ही रहता है। ठीक है, आप देखो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आप 8th में पढ़ते हो और 10th में पढ़ते हो। ऑप्टिक्स आप पढ़े हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत बेसिक, आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ के रॉकेट साइंस नहीं समझने का, बहुत आसान चीज़ें पूछी जाती हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरिंग करेंट्स, ये सब
देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। ये बहुत बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन करंट एंड मैग्नेटिज्म लेगा बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप वाईफाई फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें हैं, ये सब है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक। फिजिकल वन एंड मेजरमेंट, ठीक है, वो जो आप जैसे आप समझ लो कॉइन का एक्सचेंज करते हैं ना कि डॉलर कितने में, ये रुपये कितने में, वैसे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स भी समझो। बस क्या है, फिजिकल टर्म में जो मेजर्स करते हैं हम, सेंटीमीटर, मीटर, फलाना ढिमकाना, ये जो न्यूटन है, ठीक है, फोर्स है, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ेंगे उन सबको कन्वर्ट करने का वो उसमें ये आएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग भी बहुत बेसिक है। अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक अगर एक बार भी आपने कंप्लीट किया है तो ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। ब्लड एंड रिलेशन की, अगर ए बी का मामा है, बी सी का बेटा है, तो फिर डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, ये ब्लड एंड रिलेशन में आ गया। इनपुट एंड आउटपुट आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर इसके बारे में बात करेंगे हम। सिचुएशन एसआरटी इसको बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड रिएक्शन टेस्ट, इसको बेसिकली एसआरटी बोलते हैं। कोई अगर एसएसबी दिया हो तो इसको अच्छे से जानता है। एसआरटी क्या है कि इसमें एक आपको सिचुएशन दिया जाएगा कि मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, आपको देखा कि एक बंदे को सांप काट लिया, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा। तो एक सिचुएशन दिया गया, आपको रिएक्शन देखा जाएगा, उसके पे टेस्ट बेसिस है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। साइलोगिज्म भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये नया हो, लेकिन नया नहीं है ये। वही है, क्वेश्चन रहेगा कि इफ़ ऑल एज आर बी, इफ़ ऑल बीज आर सी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ये साइलोगिज्म का क्वेश्चन आता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी ये देखने में बड़ा रॉकेट साइंस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ मतलब अल्फ़ाबेट्स ए बी सी और न्यूमेरिक सीरीज़ 1 2 3, मतलब अगर इनकी सीरीज़ कुछ दी जाए, पूछे जाए कि नेक्स्ट में क्या आएगा, तो उसे ये बोलते हैं। कोडेड इनइक्वलिटीज़ आप ऐसा ही कुछ समझ लो। सीटिंग अरेंजमेंट, एक राउंड टेबल पे यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, यहाँ घनश्याम है, यहाँ पे मोहन है, तो पूछा जाएगा मोहन के दाहिने कौन है या फिर मोहन के बाएं कौन है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। पज़ल भी बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है, बट कोई बात नहीं, अगर ये आपको टफ़ लगता हो जिन्होंने बनाया है, या फिर आपको बिल्कुल नया है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं। जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम इसके बारे में एक अलग से बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के साथ भी सेम ही है। जो लोग बेसिकली एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, उनको इससे कोई आइडिया नहीं होगा। जो बैंकिंग कर रहे होंगे, जिन्होंने बैंकिंग को कभी टच किया होगा, वो पजल भी जानते होंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी जानते होंगे, ठीक है। ये रैंकिंग डायरेक्शन अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट था, इसी का एक छोटा सा पार्ट है ये। टैबुलेशन टेबल पे जो काम करते हैं उसका है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, ये बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है। डेटा सफिशिएंसी, टैबुलेशन भी बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, जो हम बहुत दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं चीज़ों को। जैसे अगर कोई बहुत पुराना बंदा हो जिसको जो ये वीडियो देख रहा हो, तो ये टैबुलेशन और डेटा सफिशिएंसी पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस में नहीं थे, लेकिन ये नया ऐड ऑन है, जिसके बारे में बात करेंगे हम जब सिलेबस की बात करेंगे। जब हम सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब। अभी मैं बेसिकली आपको बस एक सिलेबस बताना चाह रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जिसका आप जीके बोलते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, मुझसे पूछो आप अगर कि जीके के लिए कौन सा बुक सफिशिएंट है, तो लूसेंट का जो बुक आता है ना, वो सफिशिएंट है जीके के लिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना। अगर बहुत डीप में पढ़ता है तो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। कंट्रीज एंड करेंसीज, फलाने कंट्री का करेंसी क्या है, बाइनरी लॉजिक क्या होता है। बाइनरी लॉजिक बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन थोड़ा आप गूगल करोगे तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो बताएंगे हम आपको। क्लासिफिकेशन, सोलर सिस्टम में क्या है, एनालॉजिस क्या होता है, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल्स क्या है, ये तो खैर आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में पूछा जाएगा आपसे कि परमवीर चक्र अगर किसी को मिल रहा है तो उसमें उसका साइन क्या बना रहता है, उसके स्ट्रैप का कलर क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज़ क्या है, अगर आप बिहार से हैं तो फिर बिहार का डे कब मनाया जाता है, लेबर डे कब मनाते हैं। स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन ना, ये हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा आपको स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली पूछा जाता है रिगार्डिंग कोल या फिर पेट्रोलियम, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग पूछा जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफिक से, या फिर पॉपुलेशन से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज में इंडियन पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा। और थोड़ा अगर बताऊं तो मैं या तो आपसे पूछेंगे रॉकेट्स,
या फिर मिसाइल्स के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो बना है ना अभी तत्काल में, उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना डिफेंस का, तो डिफेंस के रिलेटेड ही पढ़ना है। एक जो मुद्दे की बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप इन सारे सिलेबस को देखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक में जितने हैं, अब देखो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 60 मिनट्स का ही है, ठीक है। 70 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, सॉरी 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 70 ही क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम का टाइमिंग है। तो एग्ज़ामिनर को पता है कि भाई 70 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम और 70 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन रहेगा ना वो इस हिसाब का रहेगा कि आप इन जो ड्यूरेशन है ना 60 मिनट्स, ये 60 मिनट में कंप्लीट कर दो। बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा ताकि आप बना ही नहीं पाओ। इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप फ़ौज को ज्वाइन करना चाहते हो ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो सही तरीका हम बताने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करो आप इस चैनल को, लोगों को बताओ जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें, ठीक है। मैं एम किया था कि 10 मिनट के अंदर बनाऊंगा, लेकिन शायद ये 13-14 मिनट का वीडियो हो गया, बट कोई नहीं, अच्छी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।